हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं ली हैं और मुझसे नहीं जुड़े हैं, तो उनको भी अब मैं यहाँ पर लाइव क्लासेस भी दूंगा और यहाँ पर आके टॉपिक्स को भी पढ़ाऊंगा। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो बच्चों, बहुत सारी आपकी अरिथमेटिक की डिमांड को देखते हुए ऐप पर भी काफ़ी डिमांड आई। मैंने YouTube चैनल पर अरिथमेटिक की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां पर आप अरिथमेटिक को मेरे साथ पढ़ेंगे और मैं इसे परसेंटेज से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि परसेंटेज पूरे अरिथमेटिक का बेस है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ओनली अरिथमेटिक का हो, चाहे अरिथमेटिक प्लस एडवांस का हो, आपको सिलेबस कवर करना ही होगा। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो पूरे अरिथमेटिक में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे अरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक हो, आप परसेंटेज को हटा दीजिए। आप चाहे SI CI पढ़ रहे हैं, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, चाहे आप रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं, चाहे आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, कोई सा भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक बेस है जिसमें आपको परसेंटेज की नॉलेज होना या कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैंने आप सभी को एक डिजिटल सम कॉन्सेप्ट की क्लासेस को पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये चीज समझा दी कि जब आपको एग्जाम में कैलकुलेशंस करने की जरूरत पड़ेगी तो आप उन चीजों में अपने टाइम को कैसे बचाएंगे। क्लियर? इसीलिए मैंने सबसे पहले आपके लिए वही कॉन्सेप्ट पढ़ाना जरूरी समझा जो आपको हर एक टॉपिक में हेल्प करेगा। तो आइए पढ़ते हैं अरिथमेटिक का फर्स्ट टॉपिक। परसेंटेज से हम स्टार्ट करेंगे, जो आप अरिथमेटिक में किसी भी टॉपिक में अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो बेटा, पहला टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। आज हम चलते हैं इस टॉपिक को आगे और समझते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं आगे। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशतता। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशतता। अब सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पूछना चाहूंगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ा हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी 12th पास करके आए हैं। मतलब आप लोगों में सभी तरह के स्टूडेंट्स होंगे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत टाइम से पढ़ भी रहे हैं, जिन्हें सारी चीज़ों की नॉलेज है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा और चीज़ें आपको एकदम क्लियर करूंगा। चाहे आपने मैथ पहले पढ़ी हो, चाहे नहीं पढ़ी हो, चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा फील नहीं होगा कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है या हमने पहले मैथ नहीं पढ़ी है तो हमारे लिए ये टॉपिक टफ है। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा आपको और चीज़ों को अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछूंगा कि बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंट एंड परसेंटेज। आप मुझे बताइए कि परसेंट और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेके चल रहा हूं और आपको मैं इस लेवल से पढ़ाऊंगा जिससे नीचे कुछ भी नहीं है। उससे नीचे पढ़ने के लिए आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैं आपको उस रूट लेवल से पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है? तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहता हूं, सबको पता है कि हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। तो मैं अपनी लाइफ में या आप सभी लोग जब पढ़ते हैं तो आपको दो शब्द मिलते होंगे। कौन सा? एक तो आपको मिलता होगा परसेंट, एक वर्ड तो आपको मिलता होगा परसेंट। ठीक है? और दूसरा वर्ड आपको मिलता होगा परसेंटेज। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या डिफरेंस है दोनों शब्दों में। ठीक है? तो बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का हमें क्लियर होना चाहिए। मेरे ही एक क्लास में एक स्टूडेंट से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो
स्टूडेंट ने मुझे बताया। देखिए उसकी एनालिटिक रीजनिंग देखिए कि उसने क्या दिमाग, कहता है कि सर बाकी सब तो ठीक है लेकिन बस उम्र का फर्क है। देखिए उसकी एनालिटिक रीजनिंग देखिए, उसने इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया कि बाकी सब तो सेम है बस उम्र का फर्क है। क्यों? देखिए आप भी इस चीज को देखेंगे, उसने क्या दिमाग लगाया, उसने दिमाग लगाया, ये देखिए एज AGE, उसने मुझसे कहा कि दोनों शब्दों में उम्र का फर्क है, बाकी दोनों चीजें सेम है। ठीक है, क्या कहता मैं उससे, उसने अपनी रीजनिंग लगाई और मुझे जवाब दिया। मैं आपको बताता हूं दोनों चीजों का डिफरेंस। क्लियर? जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है एज ए मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये चीज पूछ ली गई है। तो बेसिक सा डिफरेंस है, परसेंट की बात करूं और परसेंटेज की बात करूं। बेटा परसेंटेज जो शब्द है ये यूज होता है किसी चीज का एक हिस्सा, समझ गए, किसी चीज का एक हिस्सा। जैसे मैं कहता हूं कि आपकी पूरी क्लास में 500 स्टूडेंट्स हैं, मैं कहता हूं आपका रिजल्ट आया 12th क्लास का, मैं कहता हूं कि कितने स्टूडेंट पास हुए, या मैं कहता हूं कितने परसेंटेज स्टूडेंट पास हुए। कहने का मतलब जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं वो पूरी क्लास का एक हिस्सा हैं। तब आप मुझे जवाब में बताएंगे कि पूरी क्लास के 70% स्टूडेंट पास हुए। तो बेसिक सा डिफरेंस इसमें है कि जब हम परसेंटेज को यूज करते हैं तो इसके साथ नंबर को यूज नहीं किया जाता है, और जब हम नंबर यानी कि संख्या को यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं क्या बेटा, परसेंट। जैसे कि आपने कोई एग्जाम दिया तो आपके घर में या आपके किसी रिश्तेदार ने आपसे पूछा कि बेटा कितने परसेंटेज मार्क्स आए, यानी इसमें किसी भी संख्या का यूज नहीं किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए। जब इस तरीके की चीज पूछी जाती है या इस तरीके की चीज को बयां किया जाता है तब यूज किया जाता है परसेंटेज, जिसमें हमने किसी नंबर का यूज नहीं किया है। और आप उसके बदले क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे कि मेरे 70% आए, मेरे 60% आए, या मेरे 85% आए। तो कहने का मतलब जब आप एक संख्या के साथ यूज करते हैं, जब आप एक संख्या के साथ यूज करते हैं तब आप परसेंट का यूज करते हैं, चाहे तो मैं कहता हूं 70% या मैं कहता हूं 60% या मैं कहता हूं 85%। जब आप एक किसी संख्या के साथ यूज करेंगे, किसी हिस्से को बताएंगे, तब यूज होता है परसेंट। और जब विदाउट नंबर यूज किया जाता है, विदाउट संख्या के, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच परसेंटेज, यानी कितने परसेंटेज मार्क्स आपको मिल रहे हैं, यहां पर कोई भी संख्या या कोई भी नंबर यूज नहीं किया जा रहा है, तब हम यूज करते हैं परसेंटेज। ये थी टर्मिनोलॉजी जिसको हम पढ़ रहे हैं कि दोनों चीजों का यूज क्या है, हम कौन सी जगह पर किस चीज को यूज करते हैं। तो आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, और ये तो हमने समझा दोनों टर्म्स को, थोड़ा सा आगे और समझेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से परसेंट वर्क करता है और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके यूजेस हैं हमारे लिए, या रियल लाइफ में इसके क्या यूजेस हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और चीजों को क्लियर करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बेटे, तो देखिए ये मैं देखता हूं कि परसेंट का यूज, अगर मैं यूज ऑफ परसेंट की बात करूं तो परसेंट बेसिक तरीके से दो चीजों में यूज की जाती है, एक तो चीजों के बंटवारे में और एक चीजों की तुलना में। ठीक है, दोबारा एक बार बता रहा हूं आपको, परसेंट का यूज या परसेंटेज का यूज दो चीजों में की जाती है। क्लियर? या तो चीजों के बंटवारे में या चीजों की तुलना में। तो मैं कह सकता हूं कि अगर परसेंट के यूज की बात करूं, अगर मैं परसेंट के यूज की बात करूं तो दो तरीके से इसका यूज होता है अपनी रियल लाइफ में। कौन कौन से यूज होते हैं? या तो चीजों का बंटवारा होगा जिसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी चीज का बंटवारा, हम बांट देते हैं किसी चीज को, या फिर हम कहते हैं किसी चीज की तुलना में,
तो तुलना को हम कहते हैं कंपैरिजन। दो चीज़ों की जब तुलना होती है तो हम कहते हैं कि कंपैरिजन। हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं बंटवारा, किसी चीज़ को बांट रहे हैं, और इसको हम कहते हैं दो चीज़ों की तुलना। तो बेसिक तरीके से अगर हम परसेंटेज का देखें कि यूज़ क्या है, तो इसके दो बेसिक यूज हैं। या तो हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन में काम करेंगे या हम इसका कंपैरिजन में काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये होता कैसे है जो मैंने आपको लिखाया कि डिस्ट्रीब्यूशन और कंपैरिजन बेसिक कैसे इसको हम यूज करेंगे। तो देखिए अभी हम चलते हैं आगे। यहां पर अगर हम बात करें कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे और किस तरीके से हम आगे काम करेंगे, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं कहता हूं कि ये जो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ये बता रहा है आपको किसी कंपनी की सेल्स। ठीक है, कोई एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट या अपने सामान को बेच रही है। अब ये साल के अलग अलग हिस्सों की बात कर रहा है। ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा है, इसमें आप साइन दिए हुए हैं सारे। ये जो है वो सेकंड क्वार्टर की बात कर रहा है, ये थर्ड क्वार्टर की बात कर रहा है, और ये फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहा है। किसी भी एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। क्लियर? तो मैंने देखा कि ये फर्स्ट क्वार्टर की इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, और ये हमें सेकंड क्वार्टर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें थर्ड क्वार्टर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये वाला जो है हमें फोर्थ क्वार्टर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है किसी ईयर में। यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि परसेंटेज का यूज एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बंटवारा प्रत्येक क्वार्टर का या प्रत्येक 3 महीने में जो उस कंपनी का प्रोडक्ट बेचा गया है उसका बंटवारा आपको दिखाया गया है। दैट इज द यूज ऑफ परसेंटेज। क्लियर? अब मैं कहता हूं कि ये जो पूरा सर्कल या चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये उस कंपनी की टोटल सेल है पूरे साल की। अब इसमें कैसे चीजें बांटी जाती हैं वो आप देखिए। अब जब उसमें परसेंटेज यूज करके बंटवारा किया गया तो बताया, ये हमें कहता है कि सबसे पहले जो किया गया वो था फर्स्ट क्वार्टर, और फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने बंटवारा कर दिया कि 25% सेल हुई थी फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, 25% सेल कहां हुई थी? फर्स्ट क्वार्टर में। अब ये कह रहा है कि 20% सेल कहां हुई थी? सेकंड क्वार्टर में। और थर्ड क्वार्टर में जो सेल हुई थी वो हुई थी 15%, और फोर्थ क्वार्टर में जो सेल हुई थी वो हुई थी, ये हो गया 25 और 15 40 और 20 60, और ये कह रहा है कि फोर्थ क्वार्टर में जो हमारी सेल हुई थी वो हुई थी कितने बेटा? 40%। यानी इस तरीके से किसी भी डाटा का जब बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तब हम परसेंटेज का यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको एक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसका एक एग्जांपल दिया कि किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को क्वार्टरली हर एक क्वार्टर में कितने कितने परसेंट सेल में दिखाया है। तो यहां से हमने देखा कि 25% फर्स्ट क्वार्टर में, 20% सेकंड क्वार्टर में, एंड 15% थर्ड क्वार्टर में, और 40% फोर्थ क्वार्टर में, और टोटल मिलके ये जो बना पूरी सेल ये बनता है 100%। यानी पूरी की पूरी सेल हमारी इस तरीके से क्वार्टरली डिवाइडेड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैंने आपको ये एग्जांपल बताया किसका? डिस्ट्रीब्यूशन का, कि इस तरीके से हम परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे उसकी एग्जांपल की, कि दूसरा उसका जो एग्जांपल है वो किस पे है? कंपैरिजन पे। अब कंपैरिजन किस तरीके से, अगर हम इसी सेल को आगे चेक करते हैं, देखिए सारे पार्ट्स अभी यहां पर डिवाइडेड हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं कि इसका परसेंट कुछ अलग है, इसका परसेंट कुछ अलग है, इसका परसेंट कुछ अलग है, और इसका परसेंट कुछ अलग है। तो कंपैरिजन की जब मैं बात करता हूं
तो कंपैरिजन के अंदर हम ये तुलना करते हैं कि कौन से क्वार्टर में किसी दूसरे क्वार्टर से कितने परसेंट अधिक सेल हुई या कितने परसेंट कम सेल हुई, ये होती है एक दूसरे की तुलना। जैसे मैं कहता हूं कि 60% सेल इस क्वार्टर में थी, ठीक है, और मैं कहता हूं कि 10% सेल इस क्वार्टर में थी, 10% सेल इस क्वार्टर में थी और 20% सेल इस क्वार्टर में थी। अब तुलना कैसे की जाएगी? तुलना होता है बेटा कि ये कहता है कि बताओ इस क्वार्टर में होने वाली सेल इस क्वार्टर से कितने परसेंट कम है, या इस क्वार्टर की सेल इस क्वार्टर से कितने परसेंट अधिक है। यानी इस क्वार्टर में जो सेल हुई वो इस क्वार्टर में होने वाली सेल से कितने परसेंट अधिक है या कितने परसेंट कम है या कितना परसेंट है, दैट इज द कंपैरिजन। तो इस तरीके से परसेंटेज को हम दो चीजों में यूज करते हैं। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल से, दोनों डायग्राम से ये चीज क्लियर करी कि या तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करेंगे और या फिर हम उसे एक दूसरे की तुलना में यूज करेंगे कि कैसे एक दूसरे की तुलना हो रही है, कौन किससे कितना ज्यादा है और कौन किससे कितना कम है। ठीक है बच्चों, तो आपको यूज समझ में आए इसके कि यूज कैसे होना है इसका। ठीक है, परसेंटेज को हम यूज कैसे करते हैं। अब चलते हैं हम आगे, समझते हैं परसेंटेज को। ठीक है, मैंने आपको पहले परसेंट एंड परसेंटेज में डिफरेंस बताया कि कहां और क्यों इसको ऐसे यूज किया जाता है। इसके बाद मैंने उसके दो यूजेस बताए आपको जो बेसिक यूज हैं, एक तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में और एक कंपैरिजन में। अब इससे आगे हम चलते हैं, परसेंट को समझते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझिएगा। देखिए, मैं बात करता हूं परसेंटेज। आप देख रहे होंगे परसेंटेज शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज द पर एंड द सेंटेज। क्लियर? आप देखो कि इस पर शब्द को बचपन से जानते हैं और इस पर शब्द को समझने के लिए किसी भी मैथ्स की आवश्यकता नहीं है। इवन जो स्टूडेंट मैथ्स नहीं पढ़ता है या पढ़ाता भी नहीं है, कहीं भी उसने मैथ्स को तरीके से नहीं पढ़ा है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा है, वो भी इस पर के मतलब को अच्छे तरीके से जानता है। कैसे? देखिए, आप बचपन से एक चीज को यूज करते हैं, क्या? जैसे हम गाड़ी चलाई जाती है तो आपने देखा होगा कि कोई तो गाड़ी चलाता है 20 किलोमीटर पर आवर। ये आप स्टार्टिंग से जानते हैं, चाहे आपने परसेंटेज पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो। आपसे कोई पूछे कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है तो आप बता देते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। या मैं कहूं 50 किलोमीटर पर आवर, या मैं कहता हूं 120 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही कहते हैं जब हमसे कोई पूछता है तो। भले ही हमने परसेंटेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या मैथ्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, एक नॉर्मल सा कोई भी इंसान अगर उससे पूछा जाए कि भाई गाड़ी कितनी तेज चल रही है, गाड़ी की स्पीड क्या है, तो वो बताएगा 20 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर या 120 किलोमीटर पर आवर। तो आपने ध्यान से देखा होगा, यहाँ आप एक चीज को पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है गाड़ी 1 घंटे में। क्लियर? 50 किलोमीटर पर आवर को मैं समझता हूं कि 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 1 घंटे में। 120 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 120 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है 1 घंटे में। ये सभी आप स्टूडेंट या कोई भी बच्चा इस चीज को अच्छी तरीके से जानता है कि इस चीज का मतलब क्या है। अब इसी चीज से हम इस चीज का मतलब निकालेंगे कि आप मुझे ये बताइए
कि जब ये पर हमने यहां पे पढ़ा 20 किलोमीटर पर आवर, तो आप समझ गए कि 20 किलोमीटर 1 घंटे में, 50 किलोमीटर 1 घंटे में, 120 किलोमीटर 1 घंटे में। यानी इस पर के बाद जो भी शब्द आता है, जो भी यूनिट आती है, उस एक की बात की जाती है। यानी इसका मतलब यह होता है कि इस पर के बाद जो भी हमने लिख दिया, उस यूनिट चीज में आगे वाला काम हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिखते हैं 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, 1 सेकंड में 20 किलोमीटर चलता है। क्लियर। मैं लिखता हूं 180 मीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिनट में 180 मीटर। इसमें किसी मैथ्स की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझिएगा। ये आप बचपन से जानते हैं बेटे, आप बचपन से, या जो भी बच्चा नहीं जानता है मैथ्स को, वो भी इस चीज को समझता है कि इसका मतलब है कि 1 मिनट में 180 मीटर चला जा रहा है। यानी इस पर से ये मतलब निकलता है कि जो इस पर के बाद लिखा है उसमें आगे वाला काम हो रहा है। इतना सा मतलब है इस पर का। क्लियर। और सेंट का मतलब होता है 100, सेंट इज डिनोटेड टू 100। क्लियर। सेंट मतलब सेंचुरी। तो सेंट को हम डिनोट करते हैं 100 से। तो जब पर के बाद हमने यहां पर 100 पढ़ा, परसेंट, यानी हमने पर के बाद 100 पढ़ा, तो पर और 100 अगर मैं ये कहूं तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे यहां पर था कि 100 में इतने की बात हो रही है। क्लियर। 100 में इतने की बात हो रही है। पर का बेसिक मीनिंग क्या है कि जो भी पर के बाद आ गया उसमें आगे वाला काम हो रहा है। बिल्कुल जनरल सी लैंग्वेज, बिल्कुल देसी भाषा में आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि पर के बाद जो भी आपने लिखा उसमें आगे वाला काम हो रहा है। तो परसेंट में पर मतलब दिस वन और सेंट मतलब 100, तो 100 में इतने की बात हो रही है। क्लियर। आ रहा है अच्छे से समझ में। अब मैं इसको और अगर एलेबोरेट करता हूं, तो जैसे मैंने ये पढ़ा 20 मीटर पर सेकेंड, 180 मीटर पर मिनट, ऐसे ही यहां पर होता है परसेंट। 60% यानी 100 में से 60 की बात हो रही है। 70% यानी 100 में से 70 की बात हो रही है। 85% यानी 100 में से 85 की बात। यानी पर के बाद जो भी यूनिट हम लिखते हैं उसमें आगे वाले की बात होती है। अब मेरे अभी तक के स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा भी जवाब दिया है। मैंने क्लास में पूछा कि बताओ पर का मतलब क्या होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर पर का मतलब बट्टा होता है। ठीक है, उनकी भी बात सही है, क्योंकि इसका मतलब जो है हम ये भी कह सकते हैं कि 20 मीटर और पर सेकेंड। समझ गए। यानी अभी हमने इस पर को ऐसे स्लैश की तरह लगाया और अभी हमने इसको बटे में लिख दिया। इनके मतलब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे हम इसे ऐसे लिखें, चाहे हम इसे ऐसे लिखें, लेकिन फैशन में ये चल रहा है जी। अगर हम पर शब्द का यूज करते हैं तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा, तो हमारे रोटेशन में यही साइन जो है वो यूज होता है। लेकिन दोनों में कोई बदलाव नहीं है, दोनों का मतलब में कोई बदलाव नहीं है। तो जब मैंने ये समझ लिया कि पर जो यहां पे लगा हुआ है इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, और हमने पढ़ा है कि पर के बाद जो भी चीज आ गई उसमें आगे वाले की बात हो रही है, तो हमें यह भी पता चल गया कि जो नीचे लिखा है इसमें से ऊपर वाले की बात हो रही है। क्लियर। तो ये था आपका मतलब पर शब्द का, कि पर शब्द लग जाने से किसी भी चीज का मतलब क्या हो जाता है, और पर के बाद 100 लग गया तो उसका मतलब क्या हो जाता है। एक साइन है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों में कोई भी स्टूडेंट्स कभी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। मैं बिल्कुल बेसिक से आप चीजों को लॉजिक क्लियर करा के चल रहा हूं। ठीक है, तो इसको हम एक साइन से डिनोट करते हैं, और वो साइन आप सभी ने बचपन से देखा होगा, दिस वन। ठीक है भाई, मैं कह सकता हूं कि एक ये 1 और डबल 0, एक 0 इधर और एक 0 इधर। तो इस साइन से हम परसेंटेज को डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज का बेसिक मीन क्या है, इसमें पर क्या कहता है और सेंट क्या कहता है।
अब आप एक चीज समझिए, जब मैंने यहां पे इतनी चीजें आपको बताई कि भाई पर का मतलब दिस वन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे इसको पढ़ते हैं कि नीचे वाले में से ऊपर वाले की बात हो रही है। अब आप ये बताइए कि इस चीज को समझने के लिए किसी मैथ्स की जरूरत है, किसी मैथ्स को पढ़ने की जरूरत है? नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आप अगर मैथ नहीं भी पढ़े हैं तब भी इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी आपने नर्सरी यूकेजी एलकेजी के बच्चों को देखा है, उनके जब टेस्ट होते हैं स्कूल्स में, ठीक है, तो टेस्ट होते हैं स्कूल में तो उनको मार्क्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? 10/10 ऐसे उनकी कॉपी पे ऊपर ऐसे लिखा जाता है। क्लियर? आपने और भी देखा होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे आप लोगों में से, ऐसे मार्क्स मिले होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, ऐसे उनकी कॉपी पे ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है? कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे भी होंगे, ऐसे मार्क्स मिल जाते होंगे। ठीक है ना? तो आप एक चीज देखिए, उस नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे को परसेंटेज की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ये चीज जानता है कि जब उसकी कॉपी पे ऐसा लिखा है तो इसका मतलब उसे 10 में से 10 मार्क्स मिले हैं, उसे 10 में से 8 मार्क्स मिले हैं, उसे 10 में से 5 मार्क्स मिले हैं, और उसे 10 में से 00 मार्क्स मिला है। जब उसे परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी तो आप लोगों को भी कोई पहले से बहुत ज़्यादा नॉलेज होना भी कोई ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए। उसे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लेकिन उसे पता है कि अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी जा रही है उसका मतलब कि नीचे वाले मार्क्स टोटल हैं और उसमें से मुझे ऊपर वाले मार्क्स मिले हैं। क्लियर? वो भी इस चीज को जानता है। तो वही चीज मैंने आपको यहां समझाई कि पर के बाद जो भी शब्द लग गया उसमें आगे वाले काम हो रहा है या नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाले की बात हो रही है। यही चीज हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि जब हमें टेस्ट कॉपी पे ऐसे मार्क्स मिला करते थे तो इसका मतलब हुआ करता था कि 10 में से 8 नंबर मिले या 10 में से 5 नंबर मिले या 10 में से 00 नंबर मिले। आ रहा है समझ में बेटे? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि परसेंटेज काम कैसे करता है। क्लियर? और जब आप एक चीज बताइए मेरे को कि जब ये वाली फॉर्म होती है, अब और आगे समझते हैं इस चीज को, जो भी मैंने अभी तक क्लियर चीज बताई है, और आगे अगर इसको समझें कि ये बात तो हो गई, परसेंटेज को हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन जब किसी भी संख्याओं को इस फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? बचपन से पढ़ते आते हैं भिन्न। आपने सुना होगा ना, भिन्न। हम बचपन की क्लासेस में पढ़ते हैं भिन्न, कि कोई भी चीज इस तरीके की फॉर्म में लिखा है तो हम उसको क्या कहते हैं? भिन्न। और अगर और आगे की लैंग्वेज में बताऊं तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। क्लियर? सॉरी। या फिर मैं कहूं कि कोई भी चीज अगर इस फॉर्म में लिखी है, बहुत से स्टूडेंट ने पढ़ा होगा P/Q की फॉर्म में, तो उसको कहते हैं हम रैशनल नंबर। क्लियर? तो ये जो फॉर्मेट बन के तैयार होता है ये फॉर्मेट हो जाता है फ्रैक्शन फॉर्म में। क्लियर? यानी कि हम परसेंटेज से चलना शुरू करें और उसके बाद हम पहुंच गए कहां पर? फ्रैक्शन फॉर्म में। मैंने आपको पर समझाया, पर को फिर समझाया कि ये बटे का भी काम कर सकता है और बटे का काम करेगा तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा। तो यहां से जब हम परसेंटेज से पढ़ना शुरू करके फ्रैक्शन पे पहुंच गए तो इससे हमें ये पता चला कि दोनों के बीच में कोई ना कोई तो लिंकअप है। अगर हम परसेंटेज से पढ़ना शुरू करके और फ्रैक्शन तक पहुंच गए तो ये चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई लिंकअप तो है ना? उस लिंकअप को समझेंगे अब हम आगे। क्लियर? तो अब वो लिंकअप कौन सा है जिसने हमें यहां से चल के और यहां पहुंचा दिया, फ्रैक्शन पे पहुंचा दिया, तो उस लिंकअप की बात करते हैं। ठीक है? तो यहां मैं अगर बात करूं, दो चीजें मेरे सामने आई, एक परसेंटेज और एक फ्रैक्शन। ठीक है? तो आगे चलते हैं। अभी हम आगे की बात करें तो देखिए, एक चीज पढ़ी हमने परसेंटेज और एक चीज पढ़ी हमने फ्रैक्शन। ठीक है? और हमने देखा कि परसेंटेज में जो पर है
वो बटे का काम करेगा और फ्रैक्शन बना देगा। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन पे गए, जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज मल्टीप्लाई बाई 1/100। कैसे समझ में आया आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब परसेंट कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, पर 100 में से इसकी बात हो रही है जो आगे नंबर लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहां से जब हम ऐसे पढ़े कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1/100। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम यहां से परसेंटेज से फ्रैक्शन पे गए तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाई 1/100, या हम इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है बच्चों, दिस इज, या तो मैं कहूं डिवाइडेड बाई 100 या मैं कहूं मल्टीप्लाई बाई 1/100, एक ही बात है। अगर मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज की बात करता हूं, अगर मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज की बात करता हूं, आप मुझे यह बताइए कि दोनों के बीच में एक लिंक रोड थी, हम परसेंटेज से चलना शुरू किए और फ्रैक्शन पे पहुंच गए, वो लिंक रोड थी डिवाइडेड बाई 100 या मल्टीप्लाई बाई 1/100। अब जब हम उसी रोड पर वापस आएंगे, कुछ भी मैथ्स नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है, आप बस दिमाग लगाते रहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। जब आप उसी रोड पे वापस जाएंगे, आप जिस रोड से आए थे और उसी रोड पे वापस जाएंगे, तो जो आपके लेफ्ट थे वो राइट हो जाएंगे और जो राइट थे वो लेफ्ट टर्न हो जाएंगे। ये चीज तो आपने देखी होगी अपनी रियल लाइफ में कि आप कहीं से अगर कहीं जा रहे हैं और वापस उसी रास्ते पे आ रहे हैं, तो जाते में जो लेफ्ट टर्न था वो राइट टर्न हो गया और जाते में जो राइट टर्न था वो लेफ्ट टर्न हो गया। यानी जब हम सेम रूट पर चलते हैं, सेम रास्ते पर चलते हैं, तो वापसी में उसका उल्टा रास्ता हो जाता है। तो जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन पे डिवाइड बाई 100 करके पहुंचे, तो जब फ्रैक्शन से परसेंटेज पे वापस लौटेंगे तो वो जो डिवाइड बाई 100 हमने तय किया था, वो दोबारा से इसको मल्टीप्लाई बाई 100 के रूप में हमें वापस देना होगा। क्लियर? आ रहा है समझ में बेटे? समझो इस चीज को, अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाते में डिवाइड बाई 100 कर रहे हैं, तो जब फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाएंगे तो उसको जो हमने डिवाइड बाई 100 लिया था वो वापस देना होगा कि नहीं देना होगा। और मैंने एक चीज भी बताई कि सेम रूट पे चलोगे तो सारे टर्न बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे, तो जो भी हमने डिवाइड बाई 100 किया वही क्या हो जाएगा, वापस लौटते में मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से हमने ये चीज सीखी कि अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाते हैं तो दैट इज डिवाइड बाई 100, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज पे आते हैं दैट इज द 100। क्लियर? एग्जाम्पल बता देता हूं मैं इसके आपको कि इसको बताने का मतलब क्या है। इसको बताने का मतलब है कि मैं कहता हूं 20%, ठीक है, 20% का मतलब क्या हो गया भाई, 20 पर और ये सेंट। अब ये चीज 1/5। अब देखो परसेंटेज से कहां पहुंच गए हम, फ्रैक्शन पे। मैं कहता हूं 30%, तो 30% का मतलब क्या हो गया, 30/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, और मैं कहता हूं कि इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 3/10। ठीक है, अगर मैं फ्रैक्शन से दोबारा परसेंट पे जाना चाहता हूं तो क्या बताया था मैंने, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाई 100 और 5 से कट जाएगा तो क्या हो गया 20%। इसकी बात करूं मैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 और 0 से 0 कैंसिल आउट और ये क्या हो जाएगा 30%। अब यहां से आप एक चीज देखिए और इसको समझिए। देखिए 20% परसेंट ही पढ़ा था ना हमने, 20% हो गया। ठीक है, इसके बाद ये भी 30% हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो। तो हमने पूरे रूट को इसमें तय किया। हम परसेंट से पहले फ्रैक्शन पे गए डिवाइड बाई 100, और जब दोबारा फ्रैक्शन से परसेंट पे आए तो मल्टीप्लाई बाई 100 और हमें लौट के वही वैल्यू मिली जहां से हमने चलना शुरू किया था। तो दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज एंड फ्रैक्शन।
यानी परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में यही वो लिंकअप रोड है जिस पर चलते चलते हम फ्रैक्शन पे पहुंच गए थे। चलना शुरू किया था परसेंटेज से और पहुंच गए थे फ्रैक्शन पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी चीज को अच्छे से समझाना चाह रहा था। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आगे जाके हमें परेशान करती हैं क्वेश्चंस में। बिल्कुल फंडे क्लियर करके चलना है, कोई भी एक छोटा सा डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर? जितनी मजबूत आपकी नींव होगी उतनी टाइम तक आपकी बिल्डिंग खड़ी रहेगी। तो नींव और कॉन्सेप्ट के साथ कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, छोटी छोटी चीजों को समझते चलें और किसी भी चीज को छोटा समझ के ना छोड़ें। क्लियर? नहीं तो वो आगे हमेशा आपको परेशान करती रहेगी। तो ये था बेसिक मीनिंग दोनों का, परसेंटेज और फ्रैक्शन का। चलते हैं, जैसे मैंने अभी 20% और 30% का एग्जाम्पल दिया, और भी मैं आपको एग्जांपल दूं। जैसे मैं कहता हूं कि 25% ले लो, तो 25% का मतलब क्या हो गया? 25 डिवाइड बाई 100 और क्या देगा हमें? 1/4 फ्रैक्शन। अगर मुझे वापस परसेंटेज पे आना है तो दोबारा सा उल्टा रूट मुझे लेना पड़ेगा, और इसको जब क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? मतलब 25% से चलना शुरू किया था, 25% पे आ गए। आपने देख लिया कि दोनों तरफ से रूट हमें कैसे तय करना है। ठीक है, तो जब ये 20% मैंने पढ़ा, 30% मैंने पढ़ा और 25% मैंने पढ़ा, बेसिक सी सिंपल सी वैल्यूज हैं जो कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाई कि कैसे इसका फ्रैक्शन बना और कैसे इसकी परसेंटेज बनी। लेकिन जब हम एग्जाम में चलते हैं तो आजकल का जो ट्रेंड है कंपटीशन का, उसमें इतनी बेसिक वैल्यूज आना तो इम्पॉसिबल सा समझो आप। ठीक है, आज जो कंपटीशन बढ़ गया है, ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल है। तो वैल्यूज पे काम किया जा रहा है। बात करें हम 2011-2012 की, तो उस टाइम के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ करते थे, बेसिक वैल्यूज पूछी जाया करती थी। फिर अगर बात करें कि 2014 और 2015 की बात करें तो थोड़ी सी वैल्यूज को बदल दिया गया, मिक्स फ्रैक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद और बात करें आजकल की बात करें तो उनको भी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव बना दिया है, उसके मल्टीपल्स पे काम कर रहे हैं एग्जामिनर्स। क्लियर? तो बात करते हैं हम कि इन बेसिक वैल्यूज से हम क्या समझेंगे आगे। ठीक है, तो आगे अगर हम चलें तो देखिए, ये कुछ वैल्यूज हैं जो मैं आपको अभी यहां पे दिखा रहा हूं, देख पा रहे होंगे आप सभी। ये देखिए, मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बता दिया कि किस तरीके से हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं और किस तरीके से हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो वहां के लिए हमें इतना टाइम लेके नहीं चलना है कि अगर हमें कोई परसेंटेज पूछी जा रही है तो हम डिवाइड बाई 100 कर रहे हैं, फिर उसके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तब जाके हम उस वैल्यू पे पहुंच रहे हैं। जो एक पढ़ने वाला कॉम्पिटिटर है वो इतनी देर में क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे निकल जाएगा आपसे। ठीक है, और आप पीछे, क्वेश्चन आपको भी आता है, आप भी उसका आंसर लाएंगे, लेकिन आप सिलेक्शन की भीड़ से थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। तो उन चीजों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए हम इस चीज पे काम करते हैं कि मोस्टली वैल्यूज जो हैं हमें दिमाग में याद रहें, जिससे कि हमें उस कैलकुलेशन का यूज वहां पर ना करना पड़े और हमारा टाइम खराब ना हो। तो उसके लिए बच्चों कुछ बेसिक वैल्यूज मैंने प्रिंसिपल आपको बताया है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिक वैल्यूज पे हम बात करें, जैसे 1/2 का फ्रैक्शन है, तो जब मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज की बात करूंगा दैट इज द 50%। कैसे? मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 50% यानी ये भी 50%। देखिए, आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि तीनों कॉलम में क्या चीज है। फर्स्ट कॉलम में फ्रैक्शन वैल्यू है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू में फ्रैक्शन वैल्यू है हमारे पास। सेकंड कॉलम में मेरे पास वैल्यू है परसेंटेज इन डेसिमल। कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया था बढ़ते हुए कंपटीशन में पहले जो चीजें सीधी सीधी यूज की जाती थी, आजकल उनको डेसिमल फॉर्म में यूज करने लग गए हैं एग्जाम्स में। तो मैंने आपके सामने वो भी रखी हुई है, परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म और परसेंट वैल्यू इस फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट। तो इन चीजों को मैं अभी आपको बताऊंगा, इन चीजों पे हम काम करेंगे कि किस तरीके से समझते हैं। ये देखिए,
तो यहां हमने पढ़ा 1/2 और 1/2 की बात करें तो इसका अगर हम फ्रैक्शन बनाते हैं परसेंटेज पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 दिस वन, और 2 से 100 50 टाइम्स कटेगा तो कितना बनाएगा 50%। प्रॉपर है, पूरा नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, तो इसमें डेसिमल तो आएगा नहीं 50%, और परसेंटेज की बात करें तो 50%। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन की 1/3। तो 1/3 जैसे ही हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 3 का डिवाइड जब 100 में लगेगा तो क्या बनेगा बेटे 33 सही 1/3%। यानी 1/3 फ्रैक्शन जो है वो 33 सही 1/3% की वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो शायद आपको कहीं नहीं बताया गया होगा या आपको डायरेक्ट वैल्यू बता दी गई होगी, तो उस चीज को ध्यान से सुने। प्रॉब्लम्स कहां क्रिएट होती हैं, ठीक है, तो उस चीज को समझेंगे। अगर मैं इस 33 सही 1/3 को डेसिमल फॉर्म में लिखता हूं, 33 सही 1/3 को डेसिमल फॉर्म में लिखता हूं, तो देखिए कि जब मैं 1/3 में डिवाइड करता हूं तो मिलता है 33.3333 एंड सो ऑन। ये कभी भी एक पॉइंट पे जाके ओवर नहीं होता है। अगर आपको बता रखा है कि दिस इज द 30.33%, तो ये इसके बिल्कुल इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, क्योंकि यहां हमने इसको 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है। जब आप किसी परसेंटेज वैल्यू को इससे निकालेंगे और इससे निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा, कभी भी सेम आंसर नहीं देगा। अगर आप इससे निकालेंगे और इससे निकालेंगे तो सेम आंसर नहीं देगा, क्योंकि जब हम इसकी डेसिमल वैल्यू निकालते हैं तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, ये 0.33333 चलता रहता है। लेकिन उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू यानी उसको हम एक अप्रॉक्स वैल्यू में जब करते हैं तो अप्रॉक्स वैल्यू में हम इसको 33.33 यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे टर्मिनेट करके लिखते हैं। क्लियर? तो जब हम 1/3 की बात करें फ्रैक्शन की, तो परसेंट में तो 33 सही 1/3% आएगा, चाहे मैं इससे सॉल्व करूं चाहे मैं इससे सॉल्व करूं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन 33.33 इसके अप्रॉक्स वैल्यू देता है, बिल्कुल माइनर सी डिफरेंस आता है दोनों वैल्यूज में, इसलिए हम इसके अप्रॉक्सीमेट डेसिमल में 33.33% लिखते हैं। तो आजकल एग्जाम्स में मैंने आपको बात करी कि अगर बात करें 2011-12 की तो 30%, 20%, 25%, उसके बाद थोड़ा और ट्रेंड बढ़ा तो 33 से 1/3% मिक्स फ्रैक्शन पे आना शुरू हो गया, उसके आगे और कॉम्पिटिशन बढ़ा, तो आजकल डेसिमल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डेसिमल फॉर्म का भी हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। ऐसी हम बात करें 1/4 की तो 25% एंड 25%। मैंने आपको वो बता रखा है कि प्रोसेस क्या है। अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई बाई 100, और फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाएंगे तो क्या होगा बेटा, परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड बाई 100। तो मैंने आपको प्रोसेस पूरा बता रखा है। ऐसे ही 1/5 की बात करें तो 20%। बात करते हैं 1/6 यहां पर होगा बेटे, 1/6 की अगर बात करें तो 1/6 को जब हम चेंज करेंगे परसेंट फॉर्म में तो दैट इज 1/6 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 से जब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 50/3, ये 50 और ये 3, और जब 3 का डिवाइड करेंगे तो 16 3 48 और 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 16 सही 2/3%। यानी अगर हम 1/6 की बात करें दैट इज 16 2/3%। अब सेम चीज अगर हम यहां पे बात करें, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, ये चलता है 16.6666। तो हम इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू है डेसिमल में यूज करते हैं 16.66%। क्लियर? बात करें हम 1/7 की, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1/7 की हम अगर बात करते हैं तो 1/7 का जब मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 14 2/7, और जब इसकी डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो 14.28। तो ये कुछ वो वैल्यूज हैं
जिनको हमें अपने दिमाग में बिल्कुल रिमाइंड करके रखना है कि इन वैल्यूज की परसेंटेज फॉर्म क्या है, बेसिक फॉर्म क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म क्या है और इनकी डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी। तो ऐसे ही मैंने यहाँ से 1/7 की वैल्यू यहाँ से दिखाई तुम्हें। अभी हम आगे चलें तो ये देखिए आगे की कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज जिन पे हम काम करेंगे। ये देखिए 1/8, 1/8, ठीक है। 1/8 की अगर मैं बात करता हूं तो मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 12.5%, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। और डेसिमल में कहूं तो 12.5%। ऐसे ही अगर 1/9 की बात करूं तो 11 सही 1/9%, 11.11%। ऐसे ही 1/10 की बात करूं 10%, 10%। 1/11 की बात करूं तो 9 सही 1/11% मिक्स फ्रैक्शन में, और अगर डेसिमल में बात करूं तो 9.09। ऐसे ही 1/12 की बात करूं तो 1/12 की बात हम करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगी, 8 सही 1/3 और 8.33। ऐसे ही 1/13, 1/14, और मैंने ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दिखाई हैं जितनी कम से कम हमें दिमाग में रहनी चाहिए। 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20। ये वो बेसिक वैल्यूज़ हैं, कम से कम 1/15 या 1/15 तक तो हमें बिल्कुल दिमाग में रहनी चाहिए। तो इनके कुछ डेसिमल वैल्यूज़ और परसेंटेज वैल्यूज आपके सामने है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो वैल्यूज दिखा रखी हैं ये आपको यहाँ तक दिखाया है 1/22, 23, 24, 25 एंड वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज 1/30 एंड 1/40। देखिए यहाँ कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है 1/30 एंड 1/40। अगर हम इसकी बात करें तो डेसिमल में ये बनेगा 3.33% एंड दिस इज 2.5%। 2.5% में कई बार क्वेश्चन इंटरेस्ट में पूछा गया है, ब्याज के अंदर पूछा गया है। तो ये वो बेसिक वैल्यूज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बाकी और भी वैल्यूज हैं जिन पर क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, लेकिन इन बेसिक के आधार पर हम उन वैल्यूज पर काम आसानी से कर सकते हैं। और अगर ये हमारे दिमाग में नहीं है या अच्छे से रिमाइंड नहीं है तो बेटे फिर हमें थोड़ा सा एग्जाम में टाइम होता है और टाइम लॉस करके हमें सिलेक्शन तक पहुंचना बहुत टफ साबित होता है। तो अभी देखिए पीछे की वैल्यूज में मैं आपको इंपॉर्टेंट वैल्यूज बताता हूं जो मोस्टली यूज होती हैं। जैसे 5% की हम बात करें, कई बार आपको मिलेगा एग्जाम्स में 5% हो गया, और आपको 62/3%। कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू जो पूछी जाती है 6.66%। तो इन वैल्यूज़ की PDF आपको मिल जाएगी, उससे आपको इन सभी वैल्यूज़ पर वर्क करना है, इनको अपने दिमाग में सेट करना है, रिमाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यूज़ आप ज़रूर देखिएगा एक बार। अब बात करते हैं इन वैल्यूज़ के मल्टीपल्स की, यानी अभी क्या है कि इनकी मल्टीपल्स पे काम होना शुरू करते हैं। एग्जाम्स में आजकल जो वैल्यू पूछी जा रही हैं वो डेसिमल फॉर्म और इनके मल्टीपल्स की बात करते हैं। अगर हम कुछ वैल्यूज़, ऐसा नहीं है कि इनको रिमेंबर कर पाना बहुत टफ है, बहुत आसानी से भी हम इनको कुछ वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं एक दूसरे से रिलेट करके। देखिए कुछ वैल्यूज़ तो इसमें बहुत सिंपल हैं, जैसे 1/4 सबको पता ही होता है, 1/5 20% सबको पता ही है। ये दिस इज 1/6, तो आपको पता है 1/6 इज 16, 16 सही 2/3%। या दिस इज 1/7, 14 सही 2/7%। ये देखिए कुछ ऐसे सिंबॉलिक आप उनमें नोटेशन बना करके भी इन चीज़ों को आराम से याद कर सकते हैं। जैसे इसके बाद दो बड़ी आसान वैल्यू और वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है और कई बार पूछी गई हैं, 1/9 और 1/11। देखिए 1/9 यानी 11 सही 1/9, 11 यहाँ पे 1/9 फ्रैक्शन में, और 1/11 की बात करें तो 9 आगे और 1/11 फ्रैक्शन में। यानी ऐसे नोटेशन देकर आप इनको याद कर सकते हैं। 1/13 को आप याद कर सकते हैं 7 9 13,
ठीक है, 7 9 13, 7 से 9/13%। 7.69% वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ऐसे ही 11.11 एंड 9.09 इन वैल्यूज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। 12.5% यानी कि 1/8, 12.5% वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। तो ये कुछ वो वैल्यूज़ हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में या एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अब आगे की क्लास में हम बात करेंगे इनके मल्टीपल्स की, ठीक है। आगे की क्लास में हम बात करेंगे इनके मल्टीपल्स की। आजकल एग्जाम्स में इन वैल्यूज के साथ साथ इनके मल्टीपल्स की बात की जाती है और मल्टीपल्स को ही पूछा जाता है, ठीक है। तो उन मल्टीपल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज की हेल्प से, वो हम समझेंगे आगे की क्लास में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको इस अरिथमेटिक को पढ़ने में, और आप विदाउट फॉर्मूला, विदाउट किसी लॉजिक, ऐसे लॉजिक को जो आपको दिमाग में एकदम से रिकॉल करना पड़े या बहुत फॉर्मूले याद करने पड़े, उसके बिना आप पूरे अरिथमेटिक को पढ़ेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। डिजिटल सम का यूज करके हम कैलकुलेशंस को करेंगे। तो आप बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पर और देखते रहिए कि कैसे हम इसको, परसेंटेज को आसानी से समझेंगे और आगे एग्जाम्स में उसे अप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया व्हाट इज परसेंटेज एंड परसेंट, बेसिक इसका मीनिंग क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, किस तरीके से इसको यूज करेंगे। इसके बाद परसेंटेज से फ्रैक्शन का लिंकअप मैंने आपको बताया कि कैसे दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक हैं, और उस लिंक पे बेस्ड हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंट को फ्रैक्शन में, और उसके बाद ये डेसिमल वैल्यू किस तरीके से यूज होंगी वो भी मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास में इतना ही बेसिक नॉलेज के साथ मैंने क्लास स्टार्ट की। नेक्स्ट क्लास में हम इनके मल्टीपल्स पे बात करेंगे और आगे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद और बाय बाय।